हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी वर डूइंग चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आज हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करी हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो मॉडल होता है उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज हावर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। पहला, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि सिंगल एंटिटी नहीं है इंटेलिजेंस, यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस है जो एग्जिस्ट करती है। सिंगल एंटिटी वाली बात किसने कही थी अगर आपको याद हो तो? अल्फ्रेड बिने ने। उन्होंने बोला था, तभी तो उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था सिंगल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जिसमें वो जो वाला शॉर्ट फॉर्म है जिसमें जजमेंट वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजनिंग वेल है। आपको रिवाइज भी करवा दिया मैंने। ठीक है, सो लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर बोल रहे हैं कि सिंगल एंटिटी बिल्कुल नहीं है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मल्टीपल टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस हमारे पास एग्जिस्ट करती है और सभी की सभी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अपने आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब बात आती है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने की, तब वो मिलजुल के काम करती हैं। ठीक है, वैसे जैसे कि हम अपने हैंड्स यूज करते हैं, हम हमारी सारी जो हमारे हैंड्स हैं उसकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उसकी जो हमारे फिंगर्स हैं, ये थोड़ा अजीब हैंड हो गया है एप की तरह, बट हमारे हैंड्स की जो फिंगर है वो अपने आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सारी मूव करती हैं तभी आपका पूरा हाथ काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इंटेलिजेंस के लिए भी बोली गई है बात। इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में कहा है। ठीक है, और पहला इंटेलिजेंस कौन सी है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जिन लोगों के पास होती है, इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, उनको हम वर्ड स्मार्ट बोलते हैं, जैसे कि पोएट्स एंड राइटर्स। ठीक है, ये शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए इनके पोएट्स कहा जाता है, राइटर्स कहा जाता है, या फिर जो शायर होते हैं वो लोग कह लो। तो लिंग्विस्टिक जो होते हैं उनको वर्ड के साथ खेलना आता है, शब्दों के साथ खेलना आता है, शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आता है। जिन लोगों के पास ये इंटेलिजेंस हाई होती है, जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स। ये लोग लॉजिकल थिंकिंग करना, मतलब रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल हो गया रैशनल। ठीक है, रैशनल थिंकिंग करना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर चीज के पॉजिटिव या नेगेटिव वो काउंट करके चलेंगे। ठीक है, प्रॉस और कॉन्स देख के चलेंगे हर चीज के, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, बारीकी से एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग इज। ऐसे लोग होते हैं वो साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज, इसका जो एग्जाम्पल है, वो लोग इस साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जो है लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी पे हाई होते हैं, इस तरीके के इंटेलिजेंस पे। देन आता है स्पेशल। स्पेशल मतलब फॉर्मिंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। इसमें हम जो है मेंटल इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पायलट्स। अब जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो तो रोड पे तो आपके पास मैप होता है, आपको रोड दिख रही है कि रोड किधर टर्न हो रही है। ठीक है, जिधर रोड टर्न हो रही होगी आप उधर टर्न हो जाओगे। बट ऊपर अगर हवा में देखी जाए तो इट इज ऑल स्पेस, वहां पे कोई रोड मैप्स नहीं है। ठीक है, और तो वहां पे उन पायलट्स को जो है दे हैव टू यूज देयर मेंटल इमेजेस की कैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ऐसे ही सेलर्स होते हैं, सेलर्स पे भी अब सी पे कोई रूट नहीं बना हुआ है, कोई रूट नहीं है वहां पर कि लेफ्ट टर्न ले लो या राइट टर्न ले लो, राइट, बट दे हैव टू नेविगेट, उनको अपना वे नेविगेट करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो स्पेशियल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, क्योंकि स्पेस को यूज करना जानते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर, अब छोटे से छोटे घर को, छोटे से छोटे कमरे को, एक एक कोना उनको कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है, कैसे घर को डेकोरेट करना है, वो जानते हैं। तो अगेन स्पेस को यूज करना जानते हैं। ठीक है, सो स्पेशल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। फिर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे कौन से लोग हाई होंगे? जो लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे हाई होंगे वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं म्यूजिकल पैटर्न्स को। मतलब स्वर तो साथ ही है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनको ही आगे पीछे करके मैनिपुलेट करने के बाद आप म्यूजिक बनाते हो। तो ऐसे जो जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई होते हैं तो वो ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जो लोग ऐसे इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं वो लोग डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, होल बॉडी को यूज करना है या कुछ पोर्शंस को यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन की मून वॉक है। ठीक है, उसमें वो अपनी लेग्स को इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है,
या कुछ ऐसे डांसिंग फॉर्म्स हैं, टैप डांस वगैरह, जिसमें लेग्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कुछ होल बॉडी को यूज करना है या सम पोर्शन ऑफ योर बॉडी यू हैव टू यूज, वो उनमें इंटेलिजेंस होती है। तो डांसर्स अपनी पूरी बॉडी से इस्तेमाल काम करते हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को यूज करते हैं। अब जैसे उनको पता होना चाहिए कि बॉडी को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना कैसे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेटर है, बॉल कैसे स्पिन करानी है उसको पता होना चाहिए, कैसे थ्रो करना है, कितना फोर्स से थ्रो करना है, ये सब। तो बॉडी की काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उन पे हाई होती है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग सेवरल एस्पेक्ट्स, इसमें क्या होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इसमें काउंसलर आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की फीलिंग्स को, मोटिव्स को, इमोशंस को अच्छे से समझ पाए, उनके बिहेवियर को समझ पाए। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल जो होता है, ये बात कर रहे हैं दो लोगों के बारे में, अबाउट टू पीपल, ठीक है, इंटरपर्सनल। नेक्स्ट जो आती है वो है इंट्रापर्सनल। इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इंटरपर्सनल जो है, इंटरपर्सनल बात करते हैं दो लोगों के बारे में, कि किन्हीं दो लोगों के बारे में। दो लोगों का मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द अदर पीपल, ठीक है, नॉट नेसेसरीली दो लोग, पर हमें अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द अदर पीपल, उनकी फीलिंग्स, मोटिव। जैसे काउंसलर है, सोशल वर्क है, जो लोग दूसरे लोगों से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पीपल हु डील विद पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, पीआरओ जिनको बोलते हैं। तो इस तरीके की जॉब पोस्टिंग्स जो निकलते हैं, तो वो लोग दूसरे लोगों से डील करने में इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड वेल अदर पीपल्स बिहेवियर, फीलिंग्स एंड मोटिव्स को, ठीक है। और एज इफ यू वांट बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू नीड टू हाई ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होती है, इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझ पाने की एबिलिटी, हम अपने फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, ठीक है, खुद को तो समझ लो पहले तो। जो ऐसे लोग जो होते हैं जो जो खुद को समझ सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मेरी अपनी फीलिंग्स को समझ पाना, मोटिव्स को समझ पाना, अपने आप को अच्छे से समझ पाना इज इंट्रापर्सनल, ठीक है। वो लोग इसमें इंट्रापर्सनल आ जाएंगे। इसमें कौन से लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं इसमें जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, ठीक है, पीपल हु आर स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स या फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, तो वो लोग खुद को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। देन आता है एथ इंटेलिजेंस, है लास्ट इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब वो लोग जो नेचर को, कुदरत को, नेचुरल वर्ल्ड को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है, उनको समझ होती है किस टाइम पे क्या उगाना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, कितना पानी देना है, सॉइल की नरिशमेंट के बारे में, एवरीथिंग। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इनको फ्लोरा, इनको फौना की बहुत अच्छी पहचान होती है, ठीक है, इनको जड़ी बूटी की पहचान है, पत्तियों की, पेड़ पौधों की, ठीक है। बॉटनिस्ट जिनको प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, ठीक है। जूलॉजिस्ट जिनको एनिमल किंगडम का अच्छे से पता है। तो इस तरीके नेचर, जो जो भी नेचर में है हमारे, उसकी कंप्लीट अवेयरनेस होना, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। ये हार्वर्ड गार्डनर की 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। सेकेंड थ्योरी आती है आपकी ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, ये क्या बोलते हैं ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में, ट्रायर्की मतलब 3, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है दैट इज कॉम्पोनेंशनल, सेकंड है एक्सपीरियंशियल और थर्ड है कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। अब कॉम्पोनेंशियल को जो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, दिस इज अनदर नेम। और ये जो दूसरा नाम है ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको कॉम्पोनेंशियल ना लेके एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोल दें, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द नेम्स। कॉम्पोनेंशनल को एनालिटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, यू विल बी एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू विल रिसीव, ठीक है। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉलेज एक्विजिशन, सेकंड होता है आपका बीटा और हायर ऑर्डर, और सी होता है परफॉर्मेंस। सो नॉलेज एक्विजिशन क्या बात करता है, लर्निंग और एक्वायर, कैसे आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, कैसे लर्निंग होती है, उसके बारे में बात करता है, नॉलेज को एक्वायर करना और लर्न करना। देन आता है मीटा, वेयर यहाँ पे हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर मतलब प्लान आउट करना, जब आप चीजों की, किसी भी चीज की, चाहे आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो या फिर लेट्स से कि आपने अपना स्टडी शेड्यूल बनाया है, ठीक है, कि आपने पूरा टाइम टेबल बनाया, मैं ऐसे 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 पढ़ने वाला हूँ, तो उसके लिए आपने पूरी प्लानिंग करी है, कितने दिन में मुझे कितना सब्जेक्ट्स खत्म करना है,
वो दैट इज प्लानिंग। तो उसमें आप मेटा यानी कि हायर ऑर्डर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। देन परफॉर्मेंस, अब आपने प्लान तो कर लिया लेकिन कई लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है, प्लान करने के बाद उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते, देन व्हाट इज द पॉइंट प्लानिंग का। तो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस का इस पे क्या मतलब है कि एक्चुअली डूइंग द थिंग, जो आपने प्लान करा है उसको एग्जीक्यूट कर पाना, दैट इज व्हाट इज प्लानिंग। कि हमने अगर ऐसे ऐसे बनाया था अपना स्केड्यूल तो उस स्केड्यूल पे टिके रहना और उसको प्लान आउट करना, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली डूइंग द परफॉर्मेंस। देन आता है एक्सपीरियंशियल या फिर सेकंड इसका जो नेम है दैट इज क्रिएटिव। तो क्रिएटिव का क्या मतलब है कि अपने पास एक्सपीरियंसेस को यूज करके आपको जो नोवेल का मतलब होता है नोवेल प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स जो है उसको क्रिएटिवली सॉल्व करना। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा आपका जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम न्यू है, आपने पहले कभी फेस नहीं करी है, बट योर माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस बाय यूजिंग ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, ठीक है, अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाट इज एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंसेस। देन आता है आपका कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या बोलती है? इट इज एन एबिलिटी टू डील विद योर एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एनकाउंटर करते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स, ऐसा तो नहीं है दैट एवरी डे इज अ स्मूथ डे, वैसे तो आई होप कि एवरी डे इज अ स्मूथ डे फॉर यू, बट अगर नहीं है तो जो भी हम छोटी मोटी या जो भी प्रॉब्लम्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं उनसे उभरने के लिए हम जो है इस इंटेलिजेंस का या इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं ऐसे लोगों को हम स्ट्रीट स्मार्ट भी बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। उनको बेसिकली अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो उनको जुगाड़ लगाना आता है, काम करना आता है उनको कि कैसे कैसे अभी जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ हिसाब किताब करके जोड़ तोड़ के अभी का काम तो निकालो किसी तरीके से, ठीक है, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है उसको इन हैंड फटाफट सॉल्व करो। तो वो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके वो सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज स्ट्रीट स्मार्टनेस, ठीक है। तो ये थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राई की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देन लास्ट इसमें थर्ड थ्योरी है आपकी पास मॉडल, जो कि जेपी दास ने दिया है, जैक ने और किर्बी ने दिया है। ये क्या बोलते हैं? पास का पहले तो फुल फॉर्म क्या है? पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन अराउजल, ठीक है, वन ये जो एस है स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस एंड अनदर एस फॉर सक्सेसेस, ठीक है। तो ये है पास, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो है ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी थी कहीं पे भी नहीं बोला कि जैसे आपने जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी पढ़ी थी पीएमए की, ठीक है, या फिर आपने गार्डनर की थ्योरी जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ी, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इंटरडिपेंडेंट है, सबने बोला इंडिपेंडेंट है ये सारे इंटेलिजेंस, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन जेपी दास ये जो थ्योरी है पास मॉडल, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है ये। और ये तीनों हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स से आते हैं, कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है विच मीन्स आपके नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है इस थ्योरी में। तो पहला देखते हैं अटेंशन अराउजल। वो बोल रहे हैं कि अराउजल हेल्प्स इन अटेंडिंग द स्टिमुली। अराउजल ही है जिसकी वजह से हम अटेंशन देते हैं किसी चीज पे। बहुत सी मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि अटेंशन की वजह से अराउजल होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अराउजल होता है तभी आप ध्यान देते हो। अराउजल जो है वो फिजियोलॉजिकल, अराउजल जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ऑडिटरी कुछ ना कुछ आपको ऑडिटरी स्टिमुलस मिल रहा है, एक अराउजल हो रहा है, आपके ईयर ड्रम पे फॉल हो रही है आवाज, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अराउज्ड एंड
यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि आप एक रूम, अपने क्लासरूम में आपका एक फ्री पीरियड चल रहा है, ठीक है, फ्री पीरियड है और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। साथ वाली रो में, अब क्लासरूम में जो रोज होते हैं, साथ वाली रो में कॉर्नर पे लास्ट बेंच पे या कोई बच्चा है, उसने आपका नाम लिया, तो चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपका एकदम से अटेंशन वहां जाएगा, आपके वो कहते हैं ना कान खड़े होना कि भाई मेरा नाम लिया है किसी ने, कोई बात है ना। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में सेंसेशन होगी, आपकी बॉडी अराउजल, ऑडिटरी आपको एक स्टिमुलस मिलेगा एंड यू विल गेट अराउज्ड, उसके बाद आप अटेंशन दोगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो कानों तक आवाज पड़ी, तभी तो आपने अटेंशन दिया कि मेरा नाम किसी ने बुलाया है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में अराउजल होता है। अराउजल जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इट हैपेंस इन योर बॉडी, ठीक है। और उसके बाद हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, तो अराउजल ही है जिसकी वजह से हम किसी स्टिमुलस को अटेंड कर पाते हैं। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, मान लो उसने नाम इतनी धीरे से बोला कि आपको, आपके कानों तक आवाज ही नहीं आई, आपके कान के ईयर ड्रम पे आवाज ही नहीं पड़ी, तो आप क्या ही अटेंशन दोगे? यू विल नॉट बी एबल टू फोकस एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर अटेंडेंस, ठीक है। आप उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना स्टिमुलस इतना लो था कि ऑप्टिमल लेवल जो एक अराउजल चाहिए था वो हुआ ही नहीं। समझ आई? सो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, किसी भी रेलेवेंट एस्पेक्ट के लिए। अगर टू मच अराउजल हुआ तब भी वो आपके अटेंशन के साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अगर बहुत लाउड नॉइज एकदम से होती तो आप कान बंद कर लेते हो ना, अटेंशन तो ठीक है जो आप देते हो, लेकिन एकदम से सबसे पहले तो आप अपने कान बंद करते हो, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो टू मच अगर अराउजल होगा तो भी वो प्रॉब्लम है, और अगर टू लिटिल होगा, इतनी धीरे उसने आपका नाम लिया, इतनी धीरे उसने आपको आवाज दी कि आप प्रॉपर सुन ही नहीं सके, आपके कानों तक आवाज ही नहीं आई, तो क्या ही आप ध्यान दोगे? तो टू मच और टू लिटिल अराउजल जो है हमारी अटेंशन के साथ इंटरफेयर करता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सेकंड आता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है कि परसीव द रिलेशंस अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। फॉर एग्जांपल आरपीएम, आपके बुक में भी आरपीएम का जो है क्या कहते हैं, आरपीएम का वो दिया हुआ है, एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, पैटर्न्स बनाने होते हैं आरपीएम के टेस्ट में, राइट। सो वो यही बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस में क्या होता है, आपको बहुत सारी, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ इकट्ठा, ठीक है, साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीजें प्रोसेस करके इंटीग्रेट करनी होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी आप इस वीडियो में, इससे पहले आपने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी समझी थी, ठीक है, अब आप ये वाली थ्योरी समझ रहे हो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझ रहे हो, उनको इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड देन यू आर कनेक्टिंग इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न कि अच्छा ये सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है और ये साइकोमेट्रिक थ्योरी से कैसे अलग है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो रही है उसके बारे में बात करें एंड ऑल। सो बेसिकली लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड उन कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर पाना और इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल पैटर्न में कॉम्प्रिहेंड करना, दैट इज व्हाट इज साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ प्रोसेसिंग करना। जैसे आप वीडियो सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, साथ साथ मेंटली प्रोसेस भी कर रहे हो, समझने की कोशिश भी कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, दैट इज साइमल्टेनियसली। फिर आता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब है रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली, सीक्वेंशियली। इसमें क्या होता है, जैसे अल्फाबेट्स, ए के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, ऐसे करके, ठीक है, 1 के बाद 2 के बाद 3, इस तरीके से। तो इसमें सक्सेसिव मतलब एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, तो 1 आफ्टर अनदर, एक खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होगा। तो यू रिमेंबर, इसमें सीरियल वाइज इंफॉर्मेशन को हम याद करते हैं, सीक्वेंस के साथ याद करते हैं, और वैसे ही हमें रिकॉल करने में इस तरीके से हमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि 1 हमें याद दिलाता है 1 के बाद 2 आता है, 2 हमें याद दिलाता है कि उसके बाद 3 आता है। तो इस तरीके से 1 टेक्स द लीड टू रिकॉल द अनदर। सो दिस इज व्हाट इज साइमल्टेनियस सक्सेसिव। एंड थर्ड आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स गोल सेटिंग। प्लान करना मतलब कुछ गोल बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, मॉनिटर करना, गोल को ओरिएंटेशन करना। कुछ डेफिनेशंस, शायद ये वाली डेफिनेशन मैंने आपके पीछे जो बुक में ग्लॉसरी दी है वहां से ली है, तो आप वहां से भी ये डेफिनेशंस देख सकते हैं।
ठीक है। सो प्लानिंग का यही मतलब होता है, जैसे आप स्टडी जब अपने बोर्ड्स के लिए प्लान करोगे तो आपका कुछ गोल होगा कि मुझे 90% मार्क्स लेके आने हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कितने डेज में मुझे सिलेबस खत्म करना है, कितनी बारी रिवीजन करना है, लिख लिख के याद करना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, फिर आप उसको मॉनिटर भी करोगे कि मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं, तभी आप अपने गोल को जो है अचीव कर पाओगे। अगर इसमें गोल कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप टाइम टू टाइम, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं हो रहा, जो प्लान करा था वैसे नहीं हो रहा, थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। फिर इसी के अंदर एक सिस्टम आता है जिसको कैस बोलते हैं, विच इज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम है? ये है बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब है बैटरी के एक बैटरी होती है जिसके अंदर छोटे 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 सब टेस्ट होते हैं। छोटे 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 सब टेस्ट मतलब 2 4 6 जो है, 2 3 4 6 8 जितने भी हैं उतने सब टेस्ट होंगे। बहुत सारे स्मॉल टेस्ट को मिला के एक बैटरी बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैटरी ऑफ टेस्ट। ठीक है, उसमें सिंगल टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड है। तो ये डेवलप करी थी फॉर इंडिविजुअल्स जो 5 से 18 साल की एज में है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीके के टास्क इसमें किए जाते हैं, जो कि बेसिक आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को देखते हैं। और ये इतने बेसिक होते हैं कि कोई बच्चा स्कूल गया है नहीं गया है उस पर फर्क नहीं पड़ता, कि नॉन स्कूलिंग जिनकी है मतलब स्कूल नहीं गए हैं उनका भी आप उस मतलब बहुत बेसिक लेवल की, तभी बोला कि बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, तो उन पे भी आप ये कर सकते हैं। बेसिकली इससे क्या पता चलता है, इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उससे हम, अगर किसी में कॉग्निटिव कोई डेफिशिएंट है तो उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई चीज अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत है, इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये कॉग्निटिव असेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, डू गिव मी अ थम्स अप। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आस्क योर डाउट्स आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय।